देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डायमेंशन फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो 12th क्लास के स्टैंडर्ड डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में हम बात करेंगे। 12th क्लास या कह लीजिए कुछ टॉपिक्स ऐसे जो सामने लिख रहा हूं मैं, वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर में जब आप जाएंगे तब आपको कूलम्ब्स लॉ नाम का एक लॉ है जो सीखने को मिलेगा। कूलम्ब्स लॉ किसके बारे में जानकारी देता है? तो आप और हम जानते हैं कि मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के अंदर रिपल्शन होता है या अट्रैक्शन होता है? मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, चार्ज के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। बेसिक फोर्स, फंडामेंटल फोर्सेस में जब हमने चर्चा की थी तो वहां पर डिस्कशन हुआ था। भाई प्रोटॉन प्रोटॉन पास में लाए तो रिपल्शन होता है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पास में लेके आए तो अट्रैक्शन होता है। ध्यान रखना, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होता है। तो रिपल्शन क्या है? तो फोर्स है। अट्रैक्शन क्या है? तो अट्रैक्शन भी फोर्स है। तो ये फोर्स देखा गया है कि दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो Q1 फर्स्ट चार्ज, Q2 सेकंड चार्ज, R सेपरेशन। आइए बात करते हैं। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में एप्सिलॉन नॉट को क्या कहा जाता है? तो एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमिटिविटी। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन निकालना है तो मान लो पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, F इंटू R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया आपके पास, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला और R स्क्वायर की हम बात करें तो देखिए चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चार्ज के लिए AT यूज किया जाता है, वी यूज ऑलवेज AT। फोर्स M1 L1T - 2, R स्क्वायर मतलब हम इसे L स्क्वायर लिखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखा जा सकता है? सो एप्सिलॉन नॉट कैन बी रिटन, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट कैन बी रिटन A स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइड बाय M की पावर 1 L की पावर 3 T की पावर -2, T की पावर -2। अब चेक कीजिए, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएंगे आप तो क्या हो जाएगा? M-1 L -3 T + 2 A की पावर 2 और T की पावर 2। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला निकलकर आपके पास जो आता है M-1 L -3 T की पावर 4 और A की पावर 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन फॉर्मूला। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं पॉजिटिव चार्ज लेके रखता हूं, एक पॉजिटिव चार्ज है यहां पे रखता हूं। अब इस पॉजिटिव चार्ज के पास में कोई दूसरा चार्ज लेके आता हूं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना? तो इस पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में होना क्या है? तो आप डेफिनेटली जवाब देंगे सर पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होना है, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होना है। तब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या यह रिपल्शन बिल्कुल पास लाने पर होता है या एट ए डिस्टेंस होता है? इसका जवाब ऐसा है, मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल है आपके पास में, तो नॉर्थ नॉर्थ में क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्शन होगा, लेकिन ये एट ए डिस्टेंस पर होगा या पास लाने पर होगा? तो आप कहेंगे सर ये एट ए डिस्टेंस होगा। तो मेरा अगला क्वेश्चन, इसके बीच में क्या एग्जिस्ट करता है ये जानते हो क्या? डू यू नो व्हाट इज एग्जिस्टिंग इन बिटवीन दिस? बोले सर इसके बीच में कुछ तो भी है जो दिख नहीं रहा है, लेकिन इस पर और इन दोनों के बीच में रिपल्शन लग रहा है। तो हम जानते हैं कि मैग्नेट के आसपास का इनविजिबल रीजन जो दिखता नहीं है, लेकिन किसी अदर मैग्नेट को एक्सपीरियंस होता है, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। कौन सा फील्ड कहा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। वैसे चार्ज के आसपास का वो रीजन जो दिखता नहीं है, लेकिन किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाने पर, देखो या तो रिपल्शन होगा, अब यहां मान लीजिए नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं तो अट्रैक्शन होगा, तो इसे क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करते हैं? फोर्स एक्सपीरियंस किया, किसने किया? टेस्ट चार्ज ने किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन इस तरह से होता है, और इसलिए हम F फोर्स पर यूनिट चार्ज ऐसे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जा सकता है M1 L1T - 2 डिवाइड बाय चार्ज मतलब AT। सो E कैन बी रिटन डायरेक्टली M1 L1T - 2 T - 1 A - 1। So dimension formula of electric field is given as M1 L1 T - 3 A - 1। So this is the dimension formula for which field? Electric field। देखिए एक टर्म और डिफाइंड होता है, इस टर्म को ऐसा समझना,
कि भाई मैं चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहा था, मैं चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहा था। अच्छा कहां पे ला रहा था, फील्ड में ला रहा था। मान लीजिए चार्ज पार्टिकल आपके पास में Q, अब ये बड़ा वाला चार्ज पार्टिकल है, मैं इस रास्ते से छोटे वाले चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहा था। अब मैं इस चार्ज पार्टिकल को यहां से लेके आता हूं, मान लो पॉइंट ए से लेके आता हूं, पॉइंट बी की तरफ लेके जाता हूं, पॉइंट ए से लेके जाता हूं और पॉइंट बी की तरफ मैं लेके जाता हूं। तो बताए क्या होगा, पॉइंट ए से जब मैं पॉइंट बी की तरफ लेके जा रहा हूं तो बड़ा वाला चार्ज छोटे वाले चार्ज को, छोटा वाला चार्ज बड़े वाले चार्ज को रिपल करेगा। मतलब इसने रिपल्शन किया तो फोर्स लगा इस चार्ज पे, लगा छोटे चार्ज पर, बाहर की तरफ लगा। मैं इधर से ले जाऊंगा इस तरफ लगेगा। मान लो इस चार्ज पार्टिकल को इस रास्ते से लेके आया, मैं यहां से लेके आया, जब मैं इधर से लेके जाऊंगा तो इस तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। इधर की तरफ से लेके जाऊंगा तो इस तरफ, मान लीजिए इस तरफ, इस रास्ते से यहां पे ले गया तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा। मैं कौन सा एजेंट हूं बच्चों बताओ, ये चार्ज अपने आप से जा रहा है क्या, तो ये चार्ज अपने आप से नहीं जा रहा है। मैं कौन सा एजेंट हूं, मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं। तो मैं इसे ले जाना चाहता हूं अंदर की तरफ, ए से बी की तरफ, तो मैंने फोर्स लगाया एक्सटर्नल एजेंट ने इस तरफ, ठीक है। चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किया इस तरफ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है ना, मतलब मुझे वर्क करना पड़ा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो मुझे वर्क करना पड़ा उस चार्ज को लाने के लिए उसे पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज, तो चार्ज की यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो देखना वर्क डन मतलब क्या, m1 L2 T - 2, और चार्ज के लिए क्या यूज करेंगे AT। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन एज नथिंग बट m1 L2 T - 3 A - 1। ये आपके पास में डायमेंशन फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकल कर आता है। बच्चों इसी में एक आपको टर्म सीखने को मिलेगा जो कि आपने सुना भी होगा, केमिस्ट्री में देखा भी होगा कि आपको सब पढ़ाया गया था, HOH। HOH मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स, H2O की बॉन्डिंग जब समझाई गई थी तो वहां बताया तो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये सेम पॉजिटिव चार्ज लेकिन स्मॉल सेपरेशन, इसलिए हमने यहां पर एक वर्ड यूज किया था डायपोल, डायपोल इंटरैक्शन। वाटर के बीच में जब हम बात कर रहे होते हैं तो डायपोल डायपोल इंटरैक्शन की बात कर रहे होते हैं। पर यहां पे समझना थोड़ा सा भाई, जब स्मॉल चार्ज है प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज दोनों स्मॉल सेपरेशन पर हो तो इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P से बताया जाता है, ऐसे डिफाइन किया जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट Q मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस L मतलब L की बात हम कर रहे हैं। सो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास है LT या AT कह दीजिए, और लेंथ के लिए हम यूज करते हैं L। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दैट विल बिकम LAT, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखिए इसी चैप्टर में आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा, लेकिन एनर्जी मतलब क्या, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी हो, सबका डायमेंशन क्या होता है, तो सेम ही होता है भाई। किसी भी तरह की एनर्जी हो सबका डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन सेम ही होता है। बेटा ये ध्यान रखना, फॉर ऑल टाइप ऑफ एनर्जी डायमेंशन विल बी सेम ओनली। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जब शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के बाद में, तो वो टॉपिक का नाम है कैपेसिटर। क्या नाम है बच्चों, कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस, ये टॉपिक में देखो क्या सीखने को मिलता है। मेरा एक क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट से, भाई पानी को स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हो, घर में पानी को स्टोर करने के लिए हम मटका यूज करते हैं या बर्तन यूज करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि मान लीजिए पानी डाला जाएगा तो लेवल ऊपर हो जाएगा, भाई वाटर पोर किया जाएगा तो वाटर के पोर करने से लेवल में चेंजेस आएंगे, जैसे जैसे वाटर भरते जाएंगे फिल करते जाएंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा। ये समझना, एग्जांपल समझा रहा हूं। तो ऐसा समझना कोई कंडक्टर है, उस पर हमने चार्ज दिया मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो जैसे जैसे चार्ज सप्लाई किया जाता है वैसे वैसे उसका पोटेंशियल बढ़ता है बच्चों। क्या बढ़ता है, पोटेंशियल। सो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V में जब आप इसे हटाते हैं तो Q इक्वल टू CV लिखते हैं। C को क्या कहते हैं, C को कहा जाता है कैपेसिटेंस ऑफ मटेरियल। क्या कहा जाता है, कैपेसिटेंस ऑफ मटेरियल। मैं एक बात पूछता हूं, छोटा मटका कम पानी, बड़ा मटका ज्यादा पानी, और बड़ा मटका और ज्यादा पानी, मतलब ये शेप पे डिपेंड करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं Q इक्वल टू CV, C इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, Q डिवाइड बाई V। सो कैपेसिटेंस कैन बी रिटन Q डिवाइड बाई V। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आप जानते हैं ना, क्या लिखवाया था मैंने आप लोगों को, W बाई Q,
तो आइए देखिए ध्यान से, Q/1 इंटू Q/W। सो हम ये कह सकते हैं कैपेसिटेंस के लिए यूज किया जा सकता है Q² W। सो Q क्या होता है? सो AT का होल स्क्वायर, भाई Q के लिए क्या यूज करेंगे आप? Q मतलब AT का होल स्क्वायर, W मतलब M1 L2 T-2, M1 L2 T-2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो हम ये लिख पाएंगे कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला C, दैट विल बिकम A² T², M ऊपर गया तो कितना हो गया? M की पावर -1, L ऊपर गया तो कितना हो गया? L की पावर -2, और T ऊपर गया तो कितना हो गया? T की पावर +2। तो हम यहां लिख सकते हैं कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला M-1 L की पावर -2, L की पावर -2, T की पावर +4 और A की पावर 2। एक बार वापस देख लो भाई, जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई किया जाता है कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ता है, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इक्वल टू CV आ गया, C आ गया Q/V, C इक्वल टू आया Q/V, Q और VW/Q। तो हम ये लिख सकते हैं W/Q, Q ऊपर चला गया डिवाइड बाय W आ गया, ये हो गया Q² डिवाइड बाय W। Q मतलब चार्ज के लिए AT यूज करेंगे, AT का होल स्क्वायर। वक्दन के लिए क्या यूज करते हैं? M1 L2 T-2, A² T², M ऊपर गया -1, L2 ऊपर गया -2, T-2 ऊपर गया T+2, M-1 L-2, T की पावर 2 4 हो गया, A की पावर 2 आपके पास निकल कर आता है। तो ये कैपेसिटेंस की यूनिट हो गई। तो कैपेसिटेंस कई बार यूज किया जाने वाला टर्म होगा जो मैं बार बार आपके सामने डिस्कस करता रहूंगा। कैपेसिटेंस समझने के बाद में वापस से कैपेसिटेंस चैप्टर में और क्या आता है? तो कैपेसिटेंस चैप्टर में कैपेसिटेंस में एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आती है, हीट एनर्जी आती है। तो मैंने फिर से कहा है ऑल टाइप ऑफ एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? तो ऑल टाइप ऑफ एनर्जी का डायमेंशन आपको एक ही चीज मिलती है, क्या मिलती है बच्चों? ऑल टाइप ऑफ एनर्जी का डायमेंशन वही डायमेंशन है जो वर्क का डायमेंशन है। भाई यहां जैसे मटके में पानी स्टोर हुआ था, तो पानी स्टोर होने से हम ये कह सकते थे वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है, स्टोरेज है मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। वैसे मान लीजिए कैपेसिटर है, कैपेसिटर को ऐसा बताया जाता है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें एनर्जी स्टोर्ड है। क्या है बच्चों? एनर्जी स्टोर्ड है। तो एनर्जी स्टोर्ड है, उसी में एक टर्म डिफाइन किया जाता है एनर्जी डेंसिटी, ½ ε0 E²। क्या लिखते हैं इसे? ½ ε0 E², एनर्जी डेंसिटी। याद रखना क्या बोलते हैं इसे? एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी का मीनिंग है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? देखिए ध्यान से, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एनर्जी M1 L2 T-2, वॉल्यूम कितना है? LQ। कितना आएगा आपके पास? M1 L-1 T-2। देखिए अब एक टर्म और डिफाइन होता है, और वो टर्म होता है जब आप गॉस लॉ पढ़ेंगे, ये टर्म आएगा गॉस लॉ से पहले एक नाम का टॉपिक आएगा जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे ही आपको मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा और ग्रेविटेशनल फ्लक्स भी होता है। तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? मान लो ये सरफेस है, ये सरफेस के दो नॉर्मल है, भाई ये N1 है और ये N2 है। ये सरफेस है, इधर से एक नॉर्मल, इधर से एक नॉर्मल, ये N1 ये N2 आपके पास है। अब इस सरफेस से लाइंस पास हुई, कौन सी लाइन पास हुई? इलेक्ट्रिक लाइन से पास हुई। जब सरफेस से लाइंस पास होती है ना, तो इसे क्या डिफाइन किया जाता है? देखो ये लाइन ऐसी पास हो रही है, दिस लाइंस आर पासिंग लाइक दिस, तो इसके दो कंपोनेंट निकाले जा सकते हैं, अलोंग एक्स डायरेक्शन और अलोंग वाई डायरेक्शन। ये आपके पास में E अवेलेबल है, ये थीटा अवेलेबल है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस और बेस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है? EX, हाइपोटेन्यूस कितना है? E। सो EX की वैल्यू आ गई आपके पास में E cos थीटा, वैल्यू ऑफ EX इक्वल टू E cos थीटा। साइन थीटा कितना हो गया आपके पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, EY अपॉन E sin E, तो याद आएगा EY इक्वल टू E sin थीटा। तो बेसिकली फ्लक्स होता क्या है? तो फ्लक्स होता है जो लाइंस परपेंडिकुलर पास हो रही है सरफेस से, जैसे सरफेस से इससे परपेंडिकुलर लाइन पास हो रही है, उसे फ्लक्स कहते हैं। तो भाई कितनी लाइन पास हो रही है? EX हो रही है। कितने से हो रही है? A एरिया से हो रही है। तो फ्लक्स क्या हुआ? EX इंटू A। तो EX मतलब क्या? मॉड E cos थीटा इंटू A। और आपको मैं पहले भी याद करवा चुका हूं, क्लास में मैंने जब स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाया था तब आपको बताया था फ्लक्स की डेफिनेशन E इंटू A। अच्छा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला कभी पूछ लिया जाए तो E का डायमेंशन फॉर्मूला और A का डायमेंशन फॉर्मूला। तो E क्या होता है? E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसे कैसे लिखा जाता है? फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। ये आ गया आपके पास में एरिया।
तो फ्लक्स में हम ये कह सकते हैं m1 L1T - 2 फोर्स, चार्ज के लिए 80 और एरिया के लिए L स्क्वायर। तो देखिए क्या हुआ, फ्लक्स हो गया आपके पास m1 L3 T - 3 A - 1, इसे ऐसा कहा जा सकता है। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर विच फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू होगा, मतलब जो नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ने को मिलता है, जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, उस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है स्टूडेंट्स? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन आती है वो करंट की डेफिनेशन आती है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, I = Q/T। I = Q/T से आप चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला अगर निकालना चाहें तो मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं, Q = आपके पास में IT, ऐसे IT लिखा जाता है। फिर इसी चैप्टर में एक टर्म डिफाइंड होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम कर चुके हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वो हो चुका है, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक और लॉ इसमें आता है जिसे कहते हैं ओम्स लॉ, जो कि हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। और ओम्स लॉ के मुताबिक हम जानते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V = आता है आपके पास में IR। तो R को क्या कहते हैं? तो R को कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज गिवन एज V/I। सो R को सीधे सीधे लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन I, मतलब करंट की हम बात कर रहे हैं। सो पोटेंशियल इज नथिंग बट W/Q, और I के लिए हम यूज करते हैं क्या? A। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला अगर निकालना है तो W/Q × A। सो W क्या है? तो वर्क डन है। वर्क डन कितना होगा? m1 L2 T - 2। चार्ज क्या है? 80। A आपके पास A अवेलेबल है, A मतलब करंट, एम्पियर यूज किया गया है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट देखो क्या निकल कर आती है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट आती है m1, दिस इज गिवन एज m1, है ना, L2 T - 2। अब ये T की पावर 1 एक और है, तो T की पावर 1 ऊपर जाती है T - 1, और ये आपके पास में A की पावर -2 आ जाती है। सो रेजिस्टेंस को हम कह सकते हैं m1 L2 T - 3 और A - 2। m1 L2 T - 3 A - 2। एक बार फिर देख लो, ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V = IR, R = V/I, R = V/I। तो V कितना है? पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज A, W/Q है। W मतलब वर्क मतलब m1 L2 T - 2, चार्ज 80, A आपके पास अवेलेबल है। सॉल्व करेंगे m1 L2 T - 3 A - 2। तो इस तरह से हमने रेजिस्टेंस निकाला है। बच्चों एक टर्म और यूज होगा और वो होगा रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन की जाती है समझना ध्यान से। मैं इसको ऐसा एग्जांपल से समझाऊंगा। आप किसी मंदिर में खड़े हैं, लाइन छोटी है तो टक्कर होने के चांसेस ज्यादा होंगे या कम होंगे? भाई लाइन छोटी है मंदिर के अंदर, तो टक्कर होने के चांसेस कम होंगे या ज्यादा होंगे? तो आप बोलेंगे सर कम होंगे, टक्कर कम होगी, बराबर। लेकिन लाइन लंबी है तो टक्कर के चांसेस ज्यादा। टक्कर को समझना रेजिस्टेंस और लाइन को समझना L। अच्छा मैं कहता हूं मंदिर का दरवाजा छोटा है, छोटा दरवाजा है तो टक्कर ज्यादा हो सकती है, और बड़ा दरवाजा है तो टक्कर कम हो सकती है। दरवाजा मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ऐसा समझना समझाने के दृष्टिकोण से। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया L/A आता है, तो रो क्या आता है? तो ये आता है RA/L आता है। रो को क्या कहते हैं? तो रो को रेजिस्टिविटी कहा जाता है। रेजिस्टिविटी दैट इज इक्वल टू R into A/L। तो रो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस into A/L। A मतलब क्या होगा आपके पास में? एरिया, और लेंथ मतलब L होगा आपके पास में। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को समझाया V = IR से R कितना होता है? तो आप जानते हैं R = V/I होता है, V/I A × L। हमेशा सजेस्ट करूंगा आप बेसिक टर्म में याद रखें। और V को क्या लिख पाएंगे? तो W/Q into A, I × L। चलिए आ जाते हैं वापस से। वर्क डन मतलब क्या? m1 L2 T - 2, एरिया मतलब क्या? L², चार्ज मतलब 80, वापस से A, और ये आपके पास में L। तो आपके पास में कुल मिला के आता क्या है? m1, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, फिर भी L की पावर 3 बचेगी, T की पावर -2A, ऊपर से एक चला जाएगा -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास में A - 2। तो रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास निकल कर आता है m की पावर 1, L की पावर 3, T की पावर -3 और A की पावर -2। अच्छा एक टर्म और डिफाइंड होता है कंडक्टिविटी, एक टर्म और डिफाइन होता है कंडक्टिविटी। तो हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से बताते हैं, इसे 1/ρ से बताते हैं। सो रो क्या है आपके पास में? तो देखो ध्यान से, रो क्या है? m की पावर 1, m की पावर 1, L की पावर 3, T की पावर -3
और ए की पावर -2 आपके पास अवेलेबल है। तो कंडक्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर +3 और a की पावर +2। ये आ जाता है आपके पास में कंडक्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला। सो एक है रेजिस्टिविटी, एक है कंडक्टिविटी, है ना। तो ये इस तरह से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। एक और करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टर्म आता है जिसे कहते हैं अल्फा। अल्फा मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ, देखो ध्यान से भाई, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, वापस सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मान लीजिए एक बर्तन है ना, उसको मैं समझा रहा हूं, आपको समझ में आएगी ये बात। बर्तन में ठंडा पानी रखा हुआ है और एक बर्तन है जिसमें पानी है लेकिन गर्म है। मेरा ये कहना है आप लोगों से, बताइए 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे और 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में ज्यादा कौन से मॉलिक्यूल भागते हुए नजर आएंगे, कौन से वाइब्रेटिंग में होंगे। तो मुझे ये भी पता है कि आप अभी तक बोल चुके हैं कि सर ए और बी कंटेनर हो तो बी में ज्यादा होंगे। सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो अगर किसी कंडक्टर का क्या टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंडक्टर के अंदर वो भागने लगते हैं, मतलब वाइब्रेशंस करते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो इससे रेजिस्टेंस टक्कर बढ़ जाती है। तो रेजिस्टेंस जो दिया जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से, जो रेजिस्टेंस होता है उसे इस तरह से बताया जाता है, अल्फा डेल्टा टी। इसे ऐसा भी लिखा जाता है कि चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और ये टेम्परेचर डिपेंड करता है। तो यहां से ये दिया जाता है R2 = R1 1 + अल्फा डेल्टा टी। तो भाई डेल्टा टी का मीनिंग क्या है, डेल्टा टी का मीनिंग है T2 - T1। T1 मतलब क्या, इनिशियल टेम्परेचर। T1 मतलब क्या, इनिशियल टेम्परेचर। T2 मतलब क्या, फाइनल टेम्परेचर, बराबर। अल्फा क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, हमें अल्फा की यूनिट कई बार पूछी जाती है, ध्यान से सुनना बच्चों। R2 = R1 1 + अल्फा डेल्टा टी। थोड़ा समझना ध्यान से, 1 क्या है, नंबर है। 1 क्या है, नंबर है, समझना ध्यान से। 1 क्या है, नंबर है, बराबर है। तो मैं ऐसा कहता हूं कि अगर लेंथ को लेंथ में ऐड किया तो आंसर किस में आएगा, लेंथ में ही आएगा। जैसे 1 मीटर को मीटर में ऐड किया तो आंसर 2 मीटर आएगा, इसको छोड़ दो। लेकिन मीटर को मीटर में ऐड किया तो आंसर मीटर में ही आ रहा है। भाई मीटर को मीटर में ऐड किया, आंसर मीटर में ही आ रहा है। अच्छा, अगर हम बोले सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ऐड करेंगे तो आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा। पर हम क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या, न्यूटन को मीटर में ऐड करो तो आंसर न्यूटन + मीटर आएगा, ऐसा नहीं कह सकते। तो सेम डायमेंशंस आर एडेड, सेम डायमेंशन आर सब्सट्रैक्टेड। सेम डायमेंशन होते हैं तभी ऐड करते हैं और सेम डायमेंशन होते हैं तभी सब्सट्रैक्ट करते हैं। कई बार अल्फा की यूनिट पूछ ली जाती है, अल्फा क्या होता है। तो देखो 1 क्या है, डायमेंशनलेस है। 1 क्या है, डायमेंशनलेस है। तो अल्फा और टी का प्रोडक्ट जो है, अल्फा और टी का जो प्रोडक्ट है, डेल्टा टी का प्रोडक्ट, वो भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब m0 l0 t0। तो यहां से हम अल्फा की यूनिट निकाल लेते हैं, उसे लिख देते हैं m0 l0 t0 / t की पावर 1। तो ये आ जाता है आपके पास में अल्फा = m0 l0 t की पावर -1, दिस इज इक्वल टू अल्फा। वी कैन राइट डाउन अल्फा। तो यहां पर अल्फा लिखा जा सकता है। तो अल्फा का यूनिट भी पूछा जाता है कई बार, समटाइम इट इज कि भाई अल्फा किसकी यूनिट क्या होगी, तो t की पावर -1 होगी। एक मिनट रुकिएगा, टेम्परेचर डिफरेंस है ना, तो यहां पर टेम्परेचर में एक छोटी सी गड़बड़ी हम लोगों ने की है। अल्फा × डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, m0 l0 t0। थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा इस गड़बड़ी को। यहां इसका डायमेंशन फॉर्मूला टाइम नहीं आएगा, थीटा आएगा, थीटा आएगा स्टूडेंट्स। m0 l0 t0 अल्फा = m0 l0 t0 थीटा की पावर -1। ये डायमेंशन फॉर्मूला होगा टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टेंस के लिए डायमेंशन फॉर्मूला होगा। अब जब आप नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे तो आपको नेक्स्ट टॉपिक में क्या मिलने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक में तो हेडिंग रहेगी मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड नाम का टॉपिक आप शुरू करेंगे तब आपको देखो क्या मिलेगा। बात ऐसी है कि मैग्नेटिक फील्ड वर्ड क्या होता है, तो फील्ड अराउंड द मैग्नेट वेयर अदर मैग्नेट फील आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन। किसी मैग्नेट के आसपास का वो फील्ड जहां पर कोई मैग्नेट या तो अट्रैक्शन फील करता है या रिपल्शन फील करता है, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। अब देखिए ये आप पढ़ेंगे कि भाई मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे क्रॉस है। मैग्नेटिक फील्ड को बताने के 2 तरीके होते हैं, क्रॉस और डॉट। क्रॉस का मतलब क्या, क्रॉस का मतलब ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, इस बोर्ड से अंदर की तरफ फील्ड है। ये क्रॉस का मतलब बोर्ड के अंदर की तरफ फील्ड है। मान लो हमने चार्ज पार्टिकल की बात की, चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया v वेलोसिटी से। तो चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है तो चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला दिया जाता है F = qv × v।
या आप सीधे सीधे समझो F इक्वल टू क्यू भी दिया जाता है। F मतलब क्या है, फोर्स है, Q मतलब क्या है, चार्ज है, V मतलब क्या है, वेलोसिटी है, और B मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे पता है आपको? आप निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज फोर्स Q मल्टीप्लाई बाय V। तो ये आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 T माइनस 2, चार्ज के लिए AT और वेलोसिटी के लिए L1 T माइनस 1। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जा सकता है m1 L1 T माइनस 2। अच्छा, L से L ये भी कैंसिल कर दीजिए, वी विल कैंसिल दिस L, m1 L1 T माइनस 2, चार्ज AT LT माइनस 1, तो ये आ गया m1, ठीक है ना, T माइनस 2, ये T की पावर प्लस 1 T की पावर माइनस 1 चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, MT माइनस 2 और A माइनस 1। एक बार फिर देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 T माइनस 2, चार्ज के लिए AT, वेलोसिटी के लिए LT माइनस 1, L से L कैंसिल हो गया, T की पावर 1 T की पावर माइनस 1 T की पावर 0, तो m1 T माइनस 2 A की पावर माइनस 1, ये आता है आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला। m1 L0 T की पावर माइनस 2 A माइनस 1, मैग्नेटिक फील्ड आगे वैसे एक टर्म डिफाइंड होता है, दैट टर्म इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे बताया था वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी आता है स्टूडेंट्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या डिफाइन किया जाता है, B मल्टीप्लाई बाय A। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जैसे वहां E मल्टीप्लाई बाय A था, यहां B मल्टीप्लाई बाय A, तो फाई B की वैल्यू देखो अभी आपके सामने निकाली मैंने, कितने निकाली, तो m1 T माइनस 2 A की पावर माइनस 1 और A मतलब L स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है, डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 T माइनस 2 A माइनस 1 होता है। थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, फोर्स का यूनिट तो न्यूटन ही होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो होता है उसे वेबर कहा जाता है, वेबर। और फाई इक्वल टू बी इंटू ए से आप थोड़ा समझना ये बात भी। तो अगर आपको बी की यूनिट अगर निकालनी हो, यूनिट तो बी की यूनिट को ऐसे भी एक्सप्रेस किया जाता है, बी इक्वल टू फाई बाय ए। फाई मतलब क्या, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हो गई वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को टेस्ला भी कहा जाता है, क्या कहते हैं बच्चों, टेस्ला। 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को कहा जाता है, टेस्ला भी कहा जाता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है। तो फ्लक्स आ चुका है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है, अब हम ये दोनों डिस्कशन कर चुके हैं। अब इसी चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक टर्म मिलता है जिसे कहते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ, वहां पर एक अच्छा खासा टर्म डिफाइन किया गया है जो मैं आपसे भी चर्चा भी कर रहा हूं। बायो-सेवर्ट लॉ एक ऐसा लॉ होता है जिसमें मान लीजिए एक वायर है, वायर से करंट पास हो रहा है, मुझे पॉइंट P पर थीटा एंगल पर इस छोटे से एलिमेंट के कारण क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दिया जाता है B μ0/4I आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। जबकि यहां पर देखो क्या है, I मतलब करंट है, DL मतलब लेंथ है, थीटा मतलब क्या है, साइन थीटा मतलब डायमेंशनलेस है, R मतलब लेंथ और B मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। B मतलब कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां μ0 आया, सो μ0 को क्या कहा जाता है, μ0 इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वापस सुनना, परमिएबिलिटी ऑफ विच स्पेस, फ्री स्पेस, ये ध्यान रखना बेटा। म्यू0 को कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब वो एबिलिटी, परमिएबिलिटी मतलब परमिट करता है, एबिलिटी मतलब योग्यता, उसकी वो एबिलिटी जिससे कि वो परमिट करता है मैग्नेटिक फील्ड को पास होने देना, मतलब अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को पास होने देने की एबिलिटी जो है वो परमिएबिलिटी है। जिसे परमिटिविटी क्या था, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देने की जो एबिलिटी थी वो परमिटिविटी थी। तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड है। अभी अगर हम चाहें तो μ0 का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कई बार पूछा जाता है, मैं वही टर्म लेता हूं जो टर्म डायमेंशन फॉर्मूले के लिए जरूरी है। तो μ0 क्या आ जाएगा आपके पास में, dB इंटू आर स्क्वायर I इंटू DL। अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकाला था, वापस चेक कर लो, F इक्वल टू QVB से मैग्नेटिक फील्ड को और बेसिक टर्म में तोड़ लो, किसमें, F अपॉन QV। तो चलो मैंने F अपॉन QV लिख दिया, μ0 ये लिख दिया F अपॉन Q इंटू V इंटू आर स्क्वायर I इंटू L, DL मतलब लेंथ है कुल मिलाकर। चलो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, m1 L1 T माइनस 2, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला चेक कर लेते हैं, AT L1 T माइनस 1, आर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर,
आई मतलब ए की पावर 1, dl मतलब लेंथ। अब देखो यहां फर्क क्या पड़ा, ये t की पावर +1 है और t की पावर -1 है, ये दोनों हट गए, ये l से l ये कैंसिल हो गया, इस l से एक बार ये l कैंसिल हो गया, इस t से ये t कैंसिल हो गया। अब बचता क्या है, अब बचता है m1, एक l बचा l1, t की पावर क्या बचा -2, अच्छा a की पावर 1 और a की पावर 1 क्या बचा, a की पावर -2। तो परमिएबिलिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकल कर आपके पास में आ जाता है, चेक कर लीजिए m1 l1 t -2 a -1। एक बार फिर देख लीजिएगा, फोर्स के लिए क्या, फोर्स के लिए एक बार फिर चेक कर लीजिए, मैं लिख रहा हूं, फिर देख लेना एक बार, F/QV इंटू आपके पास क्या अवेलेबल है, R² I इंटू DL। चलो देखो ध्यान से, फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला बोलो कितना होता है, तो सर बोले m1 l1 t -2। चार्ज के लिए क्या होता है सर, a1 t1। वेलोसिटी के लिए क्या होता है, l1 t -1। अच्छा r मतलब l² चार्ज, करंट के लिए a, लेंथ के लिए l। चलो देखो ध्यान से, ये l की पावर 1, ये l की पावर 1, l की पावर 1, l की पावर 1 2, ये कैंसिलेशन ऐसा कर देते हैं, t -1 t +1 ये भी कैंसिलेशन कर देते हैं। तो m1 रहने दीजिए, l1 रहने दीजिए, t -2 रहने दीजिए, और a की पावर 2 नीचे से ऊपर जाएगी, -2 आ जाएगा। तो परमिएबिलिटी का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t -2 a -1 आता है। परमिएबिलिटी की यूनिट निकालने गए तो अलग अलग यूनिट निकाली जा सकती है। देखो अलग अलग यूनिट में क्या क्या यूनिट पॉसिबल है, चेक करते जाना बच्चों। तो परमिएबिलिटी की यूनिट μ0 dV इंटू R² अपॉन I इंटू DL। तो देखिए dV मतलब टेस्ला, टेस्ला इंटू मीटर² अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर मीटर एम्पियर, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये लिखा जा सकता है। और साथ साथ एक और यूनिट तरीका लिखने का तरीका और भी हो सकता है, पॉसिबल वेज हो सकते हैं, जो भी हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते जाएंगे। वी विल डिस्कस प्रॉब्लम्स एंड वी विल फाइंड आउट। देखो बच्चों यहां पर एक टर्म अच्छा खासा इंट्रोड्यूस हुआ है, जो मैंने अभी आप लोगों से कहा है, उसका एक अच्छा रिलेशन आता है, उस पर काफी क्वेश्चन बन चुके, इस पर काफी क्वेश्चन बन चुके हैं। और क्वेश्चन देखो कैसे बने, मैंने अभी आपको बताया कि डीबी मैग्नेटिक फील्ड μ0 अपॉन 4π आइडियल sin थीटा अपॉन R²। ये μ0 अपॉन 4π की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 10⁻⁻�7। अब थोड़ा समझना, मैंने चार्ज के बारे में बताया था कि पहला चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2। चार्ज के बारे में फोर्स जब निकाला था तो क्या बताया था, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यहां पर 1/4π एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना बच्चों, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, वो 9 × 10⁻⁹ होता है। थोड़ा ध्यान से सुनना इन दोनों बातों को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो μ0 अपॉन 4π, या डिवाइड कर देते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट। तो डिवाइड करने पर क्या होगा चेक करना, 10⁻⁻7 डिवाइड बाय 10⁹ × 10⁻9। अब ये समझो बच्चों, 4π कैंसिल, μ0 अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, μ0 अपॉन 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 दैट इज 1/9 × 10⁹9 + 7 तो 16 हो जाता है आपके पास में। तो μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आता है 19 × 10⁻16। अब इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10⁻16 को आप लिख सकते हैं 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। और बच्चों आपको याद करना है बात, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट होता है। दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट होता है। समझो ध्यान से आप। तो सी, तो आप ऐसा लिख पाएंगे कि 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये कई एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन है बच्चों, c² इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो c अगर निकाला जाए तो c कितना होता है, तो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि c का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, या 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो आप सीधा c लिख देना। c क्या होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट होता है। अब चलो इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछा होता था तो क्या करना था, l1t - 1 का स्क्वायर कर देना था, तो ये आ गया था l1² t की पावर -2। पर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, समटाइम इट इज आल्सो आस्क। क्वेश्चन क्या होता है देखना ध्यान से, क्वेश्चन होता है कि भाई √μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसका आंसर कैसे निकलेगा, √μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो आप सीधा जानते हैं कि यहां पर अगर आपने ऐसा कर दिया, क्या कर दिया, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दोनों निकाल के चेक करेंगे हम लोग, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट बोथ आंसर। एप्सिलॉन नॉट अपॉन μ0 निकालना हो तो क्या निकालेंगे, तो भाई μ0 × μ0 एक बार कर दो, वापस μ0 × μ0 एप्सिलॉन नॉट एक बार कर दो,
तो ये अंदर बन गया म्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ये बन गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसे लिख दीजिए म्यू नॉट और इसे लिख दीजिए 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इसे आप म्यू नॉट इंटू सी भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट डाउन म्यू नॉट इंटू सी, और म्यू नॉट अभी निकाला है, सी से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको आप एप्सिलॉन नॉट था तो इसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, अब इसे म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट लिख दो, तो ये आ गया आपके पास में एप्सिलॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर। तो म्यू नॉट स्क्वायर म्यू नॉट आ जाएगा आपके पास में। तो अब इसका जस्ट उल्टा है, रेसिप्रोकल है, और क्या है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ऐसा निकला जाएगा। इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमें ये सीख लिया कि अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर उसका आ रहा होता है। अब यहां पर एक और टर्म डिफाइन होगा जब आप पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट। तो बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब जैसे डायपोल मूवमेंट था वैसे मैग्नेटिक मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। सो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो बेसिक यूनिट होता है ना, क्या डिफाइंड होता है मैग्नेटिक मूवमेंट? प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक मूवमेंट यूनिट देखो चेक करो, एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर, पर मैं डायमेंशन फॉर्मूला की बात कर रहा हूं, एल स्क्वायर। तो आई के लिए ए इंटू एल स्क्वायर, मैग्नेटिक मूवमेंट आई इंटू ए, आई मतलब एम्पियर, ए मतलब एरिया, एरिया मतलब लेंथ स्क्वायर। यूनिट बात करेंगे तो क्या आएगा? यूनिट बात करेंगे तो एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स की बातें हो गई। अब एक बार मैग्नेट के टर्म में कई बार आता है कि भाई बार मैग्नेट है, प्लस नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। नॉर्थ पोल को आप क्या लिखते हैं? तो प्लस एम लिखते हैं, साउथ को क्या लिखते हैं? तो माइनस एम लिखते हैं। दोनों के बीच के सेपरेशन को क्या लिखते हैं? तो ट्वाइस एल लिखते हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डिफाइन किया जाता है बार मैग्नेट के लिए एम मल्टीप्लाई बाय एल। अच्छा, नॉर्थ पोल प्लस एम, साउथ पोल माइनस एम। एम को क्या कहते हैं? पोल स्ट्रेंथ। एम को क्या कहते हैं? पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला देखो, एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, डायमेंशन फॉर्मूला होता है ए इंटू एल स्क्वायर। एम निकालना है, एल ये आपके पास आ गया, एल से एल कैंसिल। तो एम पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एम्पियर। तो अब याद रखना पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा? ए से एम्पियर, एल से क्या? मीटर। तो एम्पियर मीटर पोल स्ट्रेंथ की यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ बोला जाए तो एम्पियर मीटर करना। क्या करना है? एम्पियर मीटर। एम्पियर टर्न्स भी कहा जाता है, एटी लिखा जाता है कई बार इसे, तो एम्पियर मीटर लिखा जा सकता है। ये इस तरह से आपके पास में मल्टीपल्स यूनिट्स निकल कर आती है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।